हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कल का सेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ये एक्चुअली मैंने आपको एक क्लास दी थी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट के लिए। माई सेल्फ सीए नितिन गुप्ता, फैकल्टी ऑफ ऑडिट फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल। ये सेशन केवल सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए है, जहां पर मैंने उनके लिए रिविजनरी सेशन लगाने स्टार्ट किए हैं। उसमें पहला चैप्टर जो मैंने लिया है, एक थिंग मेरा मोबाइल साइलेंट कर दें। तो मैंने जो पहला चैप्टर इसमें लिया था वो है मैनेजमेंट ऑपरेशनल एंड इंटरनल ऑडिट। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर बच्चे मैं आपसे मैनेजमेंट ऑडिट का टॉपिक पूरा डिस्कस कर चुका था। आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे दो ऑडिट को। एक होगा पहला हमारा ऑपरेशनल ऑडिट एंड द सेकंड वन इज इंटरनल ऑडिट। चलिए तो बच्चे पहले बात करते हैं हम यहां पर ऑपरेशनल ऑडिट के लिए। मैं आपके सामने एक छोटा सा केस पहले रख रहा हूं। पहले थोड़ा सा इसमें देखिए प्रॉब्लम कहां पे दिखाई देती है आपको। एक कंपनी ने अपने मार्केटिंग वाले बंदे को टारगेट दिया, सपोज कह सकता हूं मैं उसको मार्केटिंग मैनेजर, कि सर आपको इस बार टोटल सपोज कि 1000 ऑर्डर इस महीने आपको लेके आने हैं। 1000 ऑर्डर। अब 1000 ऑर्डर आपको इस बार लेके आने हैं, लेकिन ऑर्डर आते हैं केवल सपोज 600। तो टारगेट दिया गया था 1000 ऑर्डर का, जबकि टारगेट केवल अचीव हुआ है 600 का। तो कहने के जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो टारगेट था, वो अचीव यहां पर नहीं हुआ। प्रॉब्लम दो जगह पर हो सकती है। या तो जो पर्सन जिसको मैंने टारगेट दिया था वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा। अगर वो पर्सन अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा तो उसकी परफॉर्मेंस में कहां पर क्या प्रॉब्लम रह गई, उसके लिए हमने की थी मैनेजमेंट ऑडिट। लेकिन जब मैंने उसकी मैनेजमेंट ऑडिट की और मुझे दिखाया दिया कि ये पर्सन तो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, ऑफिस को जरूरत से ज्यादा ये टाइम डिवोट कर रहा है, पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ काम कर रहा है, दिन रात एक पर एक कर दिए इस बंदे ने काम करते हुए, लेकिन फिर भी 1000 का टारगेट केवल 600 तक अचीव हुआ। इसका मतलब इसके काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस पॉलिसी को फॉलो करते हुए काम करता है, प्रॉब्लम उस पॉलिसी के अंदर हो सकती है। यानी जो ऑपरेशन ये एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी पॉलिसी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मुझे जो बंदा काम कर रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो देखना होता है, तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के लिए। लेकिन बंदा काम करने में परफेक्ट है, पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एंटिटी को उसके रिजल्ट अचीव नहीं हो रहे, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके जो एम सेट किए हैं वो अचीव नहीं हो रहे, तो इसका मतलब प्रॉब्लम बेटा कहीं ना कहीं आपके ऑपरेशन में हो सकती है। हो सकता है जो आपने मार्केटिंग के पर्पस के लिए पॉलिसी अपना रखी है वो पॉलिसी शायद इतनी इफेक्टिव ना हो। तो जब कभी भी एंटिटी को उसके ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम दो जगह पर आपकी हो सकती है। एक, या तो जो बंदा काम कर रहा है वो ठीक काम नहीं कर रहा, या जिस पॉलिसी को फॉलो करके वो काम कर रहा है वो पॉलिसी ही ठीक ना हो। बिकॉज अगर बंदा ठीक नहीं है या पॉलिसी ठीक नहीं है, दोनों का एंड रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने एम्स को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। तो एंटिटी में जो मैनेजमेंट लेवल है उसमें किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे क्या प्रॉब्लम है, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए हमने बात की थी मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। लेकिन ऑपरेशनल ऑडिट किस में डील करेगा, वो एंटिटी के ऑपरेशंस की ऑडिट में डील करेगा कि एंटिटी के ऑपरेशंस एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकल मैनर में होते हैं या नहीं होते। ऑपरेशनल ऑडिट मीनिंग क्या है देखिए इसका, इट इज रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैनेजमेंट ऑडिट में हम बात कर रहे थे तो वहां पे था इट इज ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, वहां पर हमने मैनेजमेंट की ऑडिट की थी। जबकि मैं यहां पर मैनेजमेंट की ऑडिट नहीं कर रहा, मैं यहां पर एंटिटी के ऑपरेशन की ऑडिट कर रहा हूं। हेलो सर, हाय, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इट एनालाइज द रेगुलर ऑपरेशन। सर ऑपरेशन कुछ एग्जांपल देंगे आप? परचेज एक ऑपरेशन है, सेल्स एक ऑपरेशन है, प्रोडक्शन आपका एक ऑपरेशन है, या फिर मार्केटिंग करना भी आपका एक ऑपरेशन है, एचआर आपका एक ऑपरेशन है। तो कहने के बेटा इनमें कहने के प्रॉब्लम तो हो सकती है। आप परचेज कर रहे हो बट डिफेक्टिव निकल के आ रहा है, प्रोडक्शन में आपके डिफेक्ट निकल के आ रहे हैं, सेल्स प्रॉपर अचीव नहीं हो पा रही है। तो कई सारे ऑपरेशंस एंटिटी के अंदर होते हैं, इनमें से किसी भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम है कि कहीं पर टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो उसके कंसर्न लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हम करवाते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। और अगर ऑपरेशन में प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए हम करवाते हैं ऑपरेशनल ऑडिट। तो इट फोकसेस मोर ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन रादर देन द रेगुलर अकाउंटिंग एस्पेक्ट।
जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल ऑडिट की, तो हम किसी भी एंटिटी के अकाउंटिंग एस्पेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, हमारा फोकस होता है उसकी क्वालिटी पर। और क्वालिटी की बात करें तो आपके ऑपरेशन एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकल मैनर में होते हैं या नहीं होते। बेसिकली एक छोटी सी बात समझिए, ऑडिट वर्ड से पहले जो एक वर्ड लिखा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं आपके इस ऑडिट के स्कोप को फिक्स कर देता है। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट में हम किसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट की बात करते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट किसकी ऑडिट, मैनेजमेंट की ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट किसकी ऑडिट, एंटिटी के ऑपरेशंस की ऑडिट, एंटिटी के ऑपरेशंस की ऑडिट। और जब भी मैं ऑपरेशनल ऑडिट की बात करूंगा तो इसका मतलब यह है कि हमें यह देखना है कि एंटिटी के ऑपरेशंस एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकल मैनर में होते हैं या नहीं होते। ऑपरेशनल ऑडिट सर कितने तरह की होती है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो 3 तरह की है ये, फंक्शनल ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट एंड स्पेशल असाइनमेंट। बेसिकली इसके 2 ही टाइप हैं, बट स्टडी मटेरियल में पता नहीं क्यों बेटा इसके तीसरी कैटेगरी को और दे दिया है, स्पेशल असाइनमेंट कहते हुए। स्पेशल असाइनमेंट कोई एक अलग टाइप की आपकी ऑपरेशनल ऑडिट नहीं है। ऑपरेशनल ऑडिट को मैं बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूं, फंक्शनल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल। दोनों में फर्क क्या है। फंक्शनल ऑडिट के अंदर मैं केवल एंटिटी के किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन की ऑडिट करता हूं, सारे ऑपरेशंस को एक साथ लेते हुए ऑडिट नहीं करता, किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन की। वो चाहे तो परचेज का हो सकता है, या वो सेल्स का हो सकता है, या वो प्रोडक्शन का हो सकता है, या वो मार्केटिंग का हो सकता है, या वो एचआर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो फंक्शनल ऑडिट के अंदर एंटिटी के किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कवर किया जाता है। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ए टू जेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, सारे ऑपरेशंस को एक साथ एग्जामिन किया जाता है। तो फंक्शनल ऑडिट के अंदर पर्टिकुलरली एक ऑपरेशन जिसकी भी ऑडिट करने के लिए कह रहा होगा, केवल उसी पर फोकस करते हैं। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर मैं केवल एक पर फोकस नहीं कर रहा, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ए टू जेड जितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, मैं ए टू जेड सारे ऑपरेशंस चेक करता हूं। अब अगर मैं फंक्शनल ऑडिट की बात करूं तो इसका एक बेनिफिट क्या है। सपोज कि मैं एक फंक्शन को बहुत अच्छा ऑडिट करता हूं तो मेरे पास उसकी एक एक्सपर्टीज बन जाती है। बट डिसएडवांटेज यह है कि एंटिटी के जो ऑपरेशंस बेटा आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, तो जो ऑपरेशन किसी और के साथ लिंक हो रहा होगा मैं उसको चेक नहीं कर पाता, बिकॉज मैं केवल एक ही ऑपरेशन की एग्जामिन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए मुझे अपॉइंट किया। जबकि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट की बात करता हूं तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, एक ऑपरेशन से लिंक होने वाले जितने भी ऑपरेशंस होंगे मैं सबको चेक कर रहा हूंगा। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट के अंदर मैं पर्टिकुलर एक ऑपरेशन को चेक ही नहीं कर रहा, मैं तो उस एंटिटी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑपरेशंस आते हैं मैं ए टू जेड सारे ऑपरेशंस चेक करता हूं। तो फंक्शनल ऑडिट इट डील्स विद वन और मोर फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Advantage of permitting specialization by the auditor and a disadvantage is the failure to evaluate interrelated function। बिकॉज मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, ए टू जेड सारे ऑपरेशन यहां पे कवर नहीं किए जाते। जबकि अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट की तो इट डील्स विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। इट एम्फसाइज, फोकस करता है हाउ एफिशिएंटली, इफेक्टिवली फंक्शन इंटरेक्ट, कि आपके फंक्शन एक दूसरे के साथ कितना एफिशिएंटली, कितना इफेक्टिवली इंटरेक्ट हो जाते हैं। स्पेशल असाइनमेंट ये एक तरह की कोई ऑपरेशनल ऑडिट तो बच्चे है नहीं। क्या है ये, इट इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन अ डिवीजन। तो कोई भी आपसे स्पेशल टास्क करने के लिए कह दिया, वो आप यहां पे परफॉर्म करते हो। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। सर एग्जाम में क्वेश्चन कहां बनेगा, एग्जाम में पहला क्वेश्चन इसके टाइप्स पर बन जाता है 4 नंबर के लिए। सर टाइप्स एग्जाम में 2 लिख के आने या 3 लिख के आने, बेटा 3 टाइप आप लिख के आएंगे, पहला फंक्शनल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल और तीसरा बनेगा यहां पर स्पेशल असाइनमेंट। क्वेश्चन 4 नंबर का एग्जाम में बनेगा। और बात करते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन यहां पर 4 नंबर का बन जाता है, 4 मार्क्स। इसके क्या ऑब्जेक्टिव और क्या इसके स्कोप है। टोटल 4 ऑब्जेक्टिव या 4 स्कोप की बात कर सकते हैं,
चार ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आपको यहां पर एग्जाम में लिख के आने होंगे। क्या क्या है ये? फर्स्ट वन इज अप्रेजल ऑफ कंट्रोल। पहले मैं कुछ कीवर्ड यहां पे आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज अप्रेजल ऑफ कंट्रोल। अप्रेजल इज फॉर इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। सेकेंड वन इज अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान ऑफ ऑपरेशन। थर्ड वन इज अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द थर्ड वन इज इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसको आप याद करेंगे एस सी ओ पी। COP. What is C? C is for control, appraisal of control, and O की बात करते हैं, that O is for appraisal of objective and plan of operation. तो O for objective and plan of operation. Second O is for organizational structure, and the fourth one is P is for evaluation of performance. Evaluation of performance. Good evening sir. Good evening विपुल, कैसे हो? एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है बेटा आपकी? तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, टोटल 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। COP, व्हाट इज C? C इज फॉर कंट्रोल, O फॉर ऑब्जेक्टिव एंड प्लान ऑफ द ऑपरेशन, O इज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड P इट इज इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मैं इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस कहता हूं तो बेसिकली मैं यहां पर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता हूं, जैसा हम करके आते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर, कि क्या काम करने का आपका स्टैंडर्ड सेट किया है और इनफैक्ट आप वास्तव में काम किस तरीके से कर रहे हो एज पर दी एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। कि क्या एंटिटी का मैनेजमेंट, यानी कि वो पर्सन जो एंटिटी के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार है, क्या वो अपना काम एज पर दी एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड करता है या नहीं करता। अगर मैं अप्रेजल ऑफ कंट्रोल की बात करता हूं, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल को अप्रेजल करना, कंट्रोल को इवैल्यूएट करना, वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रॉपरली डिजाइंड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो एक ऑपरेशन का अगर ऑब्जेक्टिव अपना रिजल्ट नहीं दे रहा तो इसका मतलब शायद जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल हैं, शायद वो कंट्रोल प्रॉपर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो मैं चेक करूंगा कि ऑपरेशन से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली डिजाइन है या नहीं है, इफेक्टिवली ऑपरेट होते हैं या नहीं होते। टू डिटरमाइन वेदर कंट्रोल्स आर एडिक्वेट, बल्कि आगे और भी बोल सकता हूं, कंट्रोल्स आर एडिक्वेट, दैट इज प्रॉपरली डिजाइन, पर्याप्त है या नहीं, एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। थर्ड वन इज अप्रेजल करता हूं ऑब्जेक्टिव एंड प्लान ऑफ ऑपरेशन टू मेजर द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी ऑफ द ऑपरेशन। जब भी मैं एक ऑपरेशन ऑडिट की बात करता हूं, मेरा मेन फोकस इसी बात पर होता है कि एंटिटी के ऑपरेशंस एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकल मैनर में होते हैं या नहीं होते। एक ऐसा ऑपरेशन जो मोर एफिशिएंटली होता है, मोर इफेक्टिवली होता है, मोर इकोनॉमिकल मैनर में होता है, तो मैं कह सकता हूं कि इस ऑपरेशन की पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। 3 चीज मैंने अभी तक आपको बताई। फर्स्ट वन देखिए, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, टोटल 4 पॉइंट बेटा आपको यहां पर याद करने होंगे। कोड दिया है मैंने आपको याद करने के लिए, COP, व्हाट इज सी? अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, वेदर कंट्रोल्स आर प्रॉपरली डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सर कौन से कंट्रोल? जो कंट्रोल आपके ऑपरेशन से बिलोंग करते हैं। सेकंड बात करते हैं O इज फॉर ऑब्जेक्टिव एंड प्लान ऑफ द ऑपरेशन, अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान ऑफ द ऑपरेशन, दैट इज एंटिटी के जो ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकल मैनर में होते हैं नहीं होते। फिर मैं लास्ट पे चला गया, इट इज इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पर हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि क्या एज पर द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड जो आपका सेट किया गया है, क्या आप वास्तव में ऐसा परफॉर्म करते हो या नहीं करते। एंड द फोर्थ वन इज अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एग्जाम में इसके ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन बेटा 4 नंबर के लिए बन सकता है, 4 नंबर के लिए। स्टडी मटेरियल के अंदर टोटल 4 पॉइंट यहां पे दिए गए हैं। सर प्लीज अपलोड वीडियो ऑन द आइटम ऑफ एफएस। बेटा आप यहां पर गलत जगह पर आ गए हो, अभी ये क्लास इंटर की नहीं है, ये क्लास चल रही है बेटा फाइनल वाले बच्चों के लिए। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट आप यहां पर मत दीजिए, ये रिक्वेस्ट आप यहां पर मत दीजिए। अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। बेसिकली मैं यहां पर बात करूंगा इनके एक स्ट्रक्चर की। जब मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, इसमें हम बात करते हैं एक मैनेजमेंट के चार्ट की।
मैनेजमेंट चार्ट की बात करें तो कह सकता हूं मैं इसको हिरार्की, जो आपकी टॉप से लेकर बॉटम तक किस तरह से डिजाइन की गई है। टॉप से लेकर बॉटम तक आपकी हिरार्की क्या है। इस हिरार्की के अंदर, इस मैनेजमेंट चार्ट के अंदर जो पूरा आपका एक फ्लो दिखाई देता है कि टॉप से लेकर बॉटम तक जो हिरार्की आपकी बनी है, इसके अंदर आपके जितने भी डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स आएंगे, इसके अंदर जितने भी डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स आएंगे, क्या इनकी जो आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट की है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो इनकी अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि क्या काम करने के लिए आपको दिया गया है, क्या काम करने के लिए आपको दिया गया है और इस काम को पूरा करने के लिए क्या क्या अधिकार आपको दिए गए। अब सपोज कि आपने मुझे टारगेट दिया कि नितिन सर टोटल 1000 ऑर्डर हमको चाहिए, 1000 ऑर्डर, लेकिन इस ऑर्डर को बेटा लेके आने के लिए मेरे को कुछ ऐसा आप अधिकार भी दीजिए कि सामने वाला बंदा अगर डिस्काउंट की बात करता है तो मैं इंस्टेंटली उसको डिस्काउंट ऑफर कर पाऊं। तो एक तरफ तो आप मुझे मार्केट में भेजते हो ये कहते हुए कि हमें आपसे 1000 ऑर्डर चाहिए, आपने इतना बड़ा टारगेट मेरे लिए सेट करके दिया 1000 ऑर्डर का, लेकिन इस ऑर्डर को अचीव करने के लिए कुछ अधिकार भी आपकी ओर से मेरे पास मूव करने चाहिए थे। यानी जो आपने मेरी अकाउंटेबिलिटी सेट करी है 1000 ऑर्डर की, इस अकाउंटेबिलिटी को पूरा करने के लिए जो जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए थी उतने अधिकार आपने मुझे नहीं दे रखे। अगर ये दो चीजें आपस में मैच नहीं करेंगी तो बेटा कभी भी जो एंटिटी का ऑब्जेक्टिव होगा, जो एम होगा, वो आप हासिल नहीं कर सकते। अब सपोज एक आपको एक काम दिया गया है, अगर मैं आपको एक टास्क देता हूं कि चलिए ठीक है आपको जंगल में जाना है और शेर का शिकार करके लेके आना है, मैं ठीक है सर जंगल जाऊंगा और शेर का शिकार करके लेके आऊंगा। बोले ठीक है, बोले जाइए, बोले मतलब, बोले कुछ हथियार वगैरह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बोले ठीक है चाकू ले जाओ। एक छोटा सा हथियार आपको, एक चाकू, वो आपको प्रोवाइड कराया गया। अब इतना बड़ा जिम्मेदारी आपको दी है, बट उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलनी चाहिए थी बेटा वो एक लाइन में होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो एक एंटिटी के अंदर अगर आपने मैनेजमेंट को बहुत अच्छा टास्क दिया है, एक कह सकते हो कि एक बहुत अच्छा टारगेट आपने सेट करके दिया कि आपको टारगेट को अचीव करना है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो बेटा उसको अधिकार मिलने चाहिए थे, मैं चेक करता हूं कि उतने अधिकार उसको दिए गए हैं नहीं दिए गए। अगर उतने अधिकार उसको नहीं दिए गए होंगे तो बेटा वो कहीं से भी अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल्स को हासिल बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर मुझे यही देखना होता है कि आपकी हिरार्की किस तरह की है, टॉप से लेकर बॉटम तक, फिर क्या क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने उनको असाइन की गई है, वो एक लाइन में है या नहीं है, और कहीं ये ओवरलैपिंग तो नहीं कर रही है कि एक अधिकार इसके भी सीमा में आ रहा है और सेम वही अधिकार किसी और की सीमा में भी आ रहा हो। ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी ओवरलैपिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं यहां पर अप्रेजल करता हूं एंटिटी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। देखिए इसको ध्यान से, 4 पॉइंट है बेटा। जनरली बच्चा इन 4 पॉइंट को रटता है, बट बिलीव मी रटने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा फील लेते हुए इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ये तो खैर रिविजनरी क्लास लगाई है, इतना डिटेल में जाकर नहीं बता सकता, बट ये है कि मैं यहां पर एक एंटिटी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इवेल्युएट कर रहा हूं, इनका एक अप्रेजल कर रहा हूं। क्या क्या? वेदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिखा हुआ है इट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज इन द कन्फर्मिटी विद द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रक्चर जो आपका बना हुआ है वो एज पर द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। वेदर इट इज ड्रॉन अप ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विद द अथॉरिटी, कि क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कैसी कैसी अथॉरिटी आपको दी गई है। वेदर द लाइन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियरली डिसर्नेबल, कि क्या जो आपकी लाइन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है, नहीं किया गया, यानी कि आपके अधिकार क्या क्या होंगे, किस किस तरीके से आपको काम करने होंगे। एंड वेदर द डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज क्लियर एंड ओवरलैपिंग आर अवॉइडेड। सर व्हाट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग? एक चीज अगर दो अधिकारियों के दायरे में आएगी तो ये ओवरलैपिंग बन जाएगी कि इसके पास भी और इसके पास भी है। ऐसी ओवरलैपिंग को आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एज पर द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। तो ऑपरेशनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है? 4 हेडिंग्स आपको बेटा प्लीज यहां पर याद करनी है। इट इज अप्रेजल ऑफ COP, C इज फॉर कंट्रोल, O फॉर ऑब्जेक्टिव एंड प्लान ऑफ द ऑपरेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
and the last one is P is for performance, evaluation of performance. Essentials for operational auditor और qualities of operational auditor. एक ऑपरेशन ऑडिटर की कैसी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, एग्जाम में 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है फॉर 4 मार्क्स. ऑपरेशनल ऑडिटर शुड बी मोर इंक्विजिटिव, मतलब कि ज्यादा क्वेश्चन करने वाला होना चाहिए. ऑपरेशनल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू विजुअलाइज whether simpler alternative means are available to do a particular task. किसी भी टास्क को कितने एक सिंप्लीफाई वे में किसी और एक ऑल्टरनेट तरीके से किया जा सकता है, इस चीज को बेटा वो प्रॉपर क्या करे, विजुअलाइज करे. ऑपरेशनल ऑडिटर शुड possess an attitude of skepticism, being of questioning mind. कोई भी अनयूजुअल चीज दिखाई दे तो उसके लिए हमेशा अलर्ट रहना है. अनयूजुअल चीजों को मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एविडेंस को मुझे क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए और मेरा एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए कि जहां पर भी कुछ भी अनयूजुअल दिखाई दे मुझे वहां पर इमीडिएटली इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट टाइप का करना चाहिए. इट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. अगर मैं फाइनेंशियल ऑडिट की बात करूं तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एस 200, while conducting financial audit, the auditor has to maintain an attitude of professional skepticism. He should work on constructive approach rather than fault finding approach. ये बहुत बड़ी बात बोली है इसने. एक तो देखो, मैं ये ऑपरेशनल ऑडिट कर रहा हूं, इस ऑपरेशनल ऑडिट को करने का आपका पर्पस क्या है? मेरा पर्पस केवल बेटा फॉल्ट फाइंडिंग का नहीं होना चाहिए कि बस गलतियां ढूंढना मेरा पर्पस है ना. फॉल्ट फाइंडिंग करना आपका पर्पस नहीं है. आपका पर्पस बेटा कंस्ट्रक्टिव है. व्हाट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव? बिगड़ी हुई चीज को बनाना. बिगड़ी हुई चीज को बनाना. मैं केवल फॉल्ट रिपोर्ट नहीं करूंगा, फॉल्ट जो मुझे मिलते हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ताकि आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना हो. इस अप्रोच को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे हो रादर देन द फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच. एंड ही शुड ट्राई टू डेवलप अ टीम कंप्राइज ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड. आपकी टीम के अंदर बेटा ऐसे लोग हों जो डिफरेंट बैकग्राउंड के हों. मतलब सर, जैसे कि माना कि चलो जब मैं परफॉर्म करता हूं एक ऑपरेशनल ऑडिट तो मैं अकाउंट को लेकर ज्यादा फोकस नहीं हूं, मैं ऑपरेशन की क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करता हूं रादर देन द अकाउंटिंग. लेकिन फिर भी मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि मैं अकाउंटिंग को अवॉइड कर दूंगा. अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन लगा हुआ था, आई थिंक 3 नंबर में क्वेश्चन था कि मैं एक ऑपरेशन ऑडिट कर रहा था और ऑडिट करते हुए मुझे वहां पर कुछ अकाउंटिंग इररेगुलरिटी मालूम चलती है. अब अकाउंटिंग इररेगुलरिटी मुझे मालूम चलती है तो क्या इसका मतलब है इस इररेगुलरिटी को ये कहते हुए इग्नोर कर दूं कि ये ऑडिट करते हुए मैं अकाउंट पर फोकस नहीं करता? नहीं. माना कि मेरा फोकस क्वालिटी पर होता है, अकाउंटिंग पर नहीं होता, लेकिन अगर ऑपरेशनल ऑडिट करते हुए आपको अकाउंटिंग के अंदर फॉल्ट मिलते हैं, इररेगुलरिटी मिलती है, तो मुझे वहां पर भी चेकिंग को करना पड़ेगा. तो उस केस में आपकी टीम में ऐसा बंदा होना चाहिए जो एटलीस्ट अकाउंटिंग बैकग्राउंड का हो. तो ही शुड ट्राई टू डेवलप अ टीम, he should try to develop a team comprised of people of different background. ये क्वेश्चन एग्जाम में तो कितनी बार लगा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पर नोट्स में आपको दिया है. और ये जो स्क्रीन पर आपको बेटा नोट्स दिखाई दे रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई थिंक लिंक होगा. अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो इससे पुरानी वीडियो आप देखना मैनेजमेंट ऑडिट की, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो. वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, तो मुझे नहीं पता अभी स्टाफ ने वो लिंक दिया या नहीं दिया. इनकेस अगर नहीं दिया तो इससे पहले जो एक टॉपिक की एक वीडियो आपको मिलेगी मैनेजमेंट ऑडिट के ऊपर, उस मैनेजमेंट ऑडिट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. तो एग्जाम में ये डिफरेंस 3 से 4 बार लगा हुआ है और बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक सा है. फाइनेंशियल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट में आप डिफरेंशिएट करिए. तो फाइनेंशियल ऑडिट तो बेटा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो. बचपन का मतलब जब आपने कभी सी इंटर लेवल पर आपने ऑडिट पढ़ा होगा. इट कंसर्न विद द ओपिनियन दैट वेदर द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इज करेक्ट और नॉट. दैट इज हम ट्रू एंड फेयर व्यू पे बात करते हैं. जबकि ऑपरेशनल ऑडिट में मेरा मेन फोकस अकाउंटिंग पर तो होता नहीं है, वो शुरू से हम बोल रहे हैं वो क्वालिटी पर होता है. और अगर मैं क्वालिटी वर्ड बार बार बोल रहा हूं तो क्वालिटी का मतलब क्या है यहां पर? 3 चीजों से, एफिशिएंसी, इफेक्टिवली और ये इकोनॉमिकल मैनर. तो इट एम्फसाइज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन. फाइनेंशियल ऑडिट इट रेस्ट्रिक्ट टू द मैटर रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
फाइनेंशियल ऑडिट केवल उन मैटर पे आकर रुक जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है जो केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिलोंग करते हैं, व्हाइल इट कवर्स ऑल दी एक्टिविटीज। इसमें हम मैनेजमेंट की एक्टिविटीज भी शामिल करते हैं, अकाउंटिंग एक्टिविटीज भी शामिल करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट इज सेंट टू ऑल स्टॉक होल्डर्स एंड पर्संस हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि ऑपरेशनल ऑडिट की जो रिपोर्टिंग होगी वो केवल बेटे जो आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, और अगर एसए की लैंग्वेज में कहूं तो दोस चार्ज विद गवर्नेंस। ऑडिट रिपोर्ट इज प्राइमरली फॉर द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग इज द एंड ऑब्जेक्टिव। यहां पर केवल आप बेटा क्या है, जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं वो रिपोर्ट आप करते हो। क्या फाइनेंशियल ऑडिट करते हुए क्या मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो गलतियां होती हैं वो तो बताता हूं, बट इन गलतियों से कैसे ओवरकम करना है, क्या ये सजेशंस मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देख के आता हूं? नहीं। हाँ, एसए 450 कहता है कि जब कोई गलती आपको मिल जाती है तो वो गलती मिल जाने पर आप सीधा रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करेंगे, पहले ये वाली बात आप मैनेजमेंट को बताएंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, सर प्लीज आप इनको सही करिए। लेकिन जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट होती है, मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर केवल और केवल अगर मैं मॉडिफाई कर रहा हूं तो किस पॉइंट पर रिपोर्ट को मैंने मॉडिफाई करा है वो पॉइंट वहां पे लिखा जाएगा। अब इनसे कैसे ओवरकम करना है, ओवरकम करने वाले पॉइंट दैट इज आपके रिकमेंडेशंस, आपके सजेशंस फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर नहीं आते। लेकिन अगर बात करता हूं मैं ऑपरेशनल ऑडिट की, तो पहले कहा था ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे काम करता है। और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से मतलब क्या है कि मेरा मतलब केवल यहां पर आपके जो फॉल्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करने का नहीं है, जो फॉल्ट मिलते हैं उनको बेटा दूर कैसे किया जा सकता है वो रिकमेंडेशन भी मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देके आता हूं। तो इट इज नॉट लिमिटेड टू रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग बट आल्सो इंक्लूड सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट आल्सो। इसके अंदर मैं इंप्रूवमेंट की भी बातें करता हूं। इसके बाद हमारी तीसरी ऑडिट है ये इंटरनल ऑडिट। द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टिपिकली इंक्लूड एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज। दो चीजें कही हैं, एमसीक्यू बन सकता है बेटा यहां पर। द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, दो तरह की एक्टिविटीज आ रही हैं। फर्स्ट वन इज एश्योरेंस, सेकंड वन इज कंसल्टिंग। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? मैंने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करा और कहा सर प्लीज हमारे इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करिए, वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रॉपरली डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। आपको इंटरनल कंट्रोल पर रिपोर्टिंग करनी है। अगर मेरा पर्पस केवल और केवल इंटरनल कंट्रोल पर रिपोर्टिंग करने का है कि वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रॉपरली डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो ये अपने आप में बन जाएगी एश्योरेंस एक्टिविटीज। सर एश्योरेंस एक्टिविटी होती क्या है? ऐसी एक्टिविटी जहां पर आप कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो, ऐसी एक्टिविटी जहां पर आप किसी तरह की कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हो, यह बन जाती है एश्योरेंस एक्टिविटीज। जैसे कि इंटरनल ऑडिटर को आप इस पर्पस के लिए अपॉइंट कर सकते हो या नहीं कि सर हमारे यहां पर जितने भी लॉ एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं प्लीज हमें रिपोर्ट करिए कि एंटिटी उनकी प्रॉपर कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही। आपको कंप्लायंस पर रिपोर्टिंग करनी है। अगर कंप्लायंस पर रिपोर्टिंग करनी है, ओपिनियन देनी है, यह अपने आप में एश्योरेंस एक्टिविटी बन जाएगी। लेकिन सर आप ये तो रिपोर्ट करिए ही करिए कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली काम करते हैं या नहीं करते, प्रॉपरली डिजाइन है या नहीं, इफेक्टिवली काम करते हैं या नहीं करते। इन एडिशन टू दिस, अगर कोई इंटरनल कंट्रोल में कमी है तो वो इंटरनल कंट्रोल की कमी को दूर कैसे किया जाए, इस पर प्लीज आप अपनी कंसल्टेंसी और प्रोवाइड कर देना। ये चलिए आप लॉ एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस पर रिपोर्टिंग कर रहे हो, बट अगर कोई नॉन कंप्लायंस मिलती है तो ऐसा फ्यूचर में ना हो, इस पर प्लीज अपने सुझाव भी रिपोर्ट में दे देना। तो ये कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? नो, इट विल बिकम कंसल्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे कि फाइनेंशियल ऑडिट जो आप करते हो, स्टैच्यूटरी ऑडिट, जो आप फाइनेंशियल ऑडिट करते हो स्टैच्यूटरी ऑडिट, वो कौन सी एक्टिविटी है? इट इज ओनली एश्योरेंस एक्टिविटीज। इट इज ओनली एश्योरेंस एक्टिविटी। और इंटर लेवल पे जो आपकी ऑडिट होती है उस पेपर का नाम ही क्या होता है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। वहां पर मैं केवल एश्योरेंस एक्टिविटी की बात कर रहा था, जबकि इंटरनल ऑडिट दोनों तरह की एक्टिविटी कवर कर लेती है। वो एश्योरेंस भी हो सकती है एज वेल एज वो कंसल्टिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। किस पर्पस के लिए? डिजाइन्ड टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ, तीन बातें, एंटिटीज गवर्नेंस प्रोसेस,
एंटिटी का गवर्नेंस प्रोसेस, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा इंटरनल कंट्रोल। इवेल्युएट करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए क्या? इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना और उसको बेटा इंप्रूव करना। किन किन बातों को? 3 बातों को। एंटिटी का गवर्नेंस प्रोसेस, यही 3 बात देखो आपको यहां दिखाई देंगी। एंटिटी का गवर्नेंस प्रोसेस, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा इंटरनल कंट्रोल। अगर मैं एक्टिविटीज बात करता हूं, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, तो मैं एंटिटी को गवर्नेंस के अंदर 2 लेवल आते हैं। एक तो होता है आपका गवर्नेंस लेवल कॉल्ड एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, और एक होता है मैनेजमेंट। कोई भी इनमें से लेवल अगर अपना काम ठीक तरीके से नहीं करेगा तो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स को, जो एंटिटी के एम्स होते हैं, उनको हासिल नहीं किया जा सकेगा। तो इंटरनल ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं ये देखने के लिए, उनसे ये कहते हैं कि सर प्लीज आप एक काम करिए, आपके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के अंदर इस चीज को हम शामिल कर रहे हैं कि आपको इनको इवैल्यूएट करना है, और अगर इनमें कोई अगर इनकी परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी आपको दिखाई देती है तो कैसे इसको इंप्रूव किया जा सके, आपको इसके एंड पर अपने रिकमेंडेशन भी देने होंगे। तो आपको इवैल्यूएट करना है इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस प्रोसेस। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असेस क्या? गवर्नेंस प्रोसेस। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो सही डिसीजन सही टाइम पर सही तरीके से लेता है या नहीं लेता, वो एंटिटी के ऑपरेशंस के लिए पॉलिसीज को प्रॉपर वे में डिजाइन करता है या नहीं करता। ऑल दीज कॉल्ड एज गवर्नेंस प्रोसेस। और गवर्नेंस प्रोसेस के अंडर में काम कौन करता है बेटा? गवर्नेंस के अंडर में काम कौन करता है? वहां काम करते हैं मैनेजमेंट, तो कॉल्ड एज मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। याद कैसे करना है? सबसे पहले कौन होगा? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, और उसके अंडर में काम करेगा मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। तीसरी और चौथा पॉइंट जो आपका होगा वो बिलोंग करेगा आपके कम्युनिकेशन को लेकर। थोड़ा सा याद करने का अटेम्प्ट बेटा जरूर करना। देखो थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बिकॉज ये केवल एक रिविजनरी सेशन है, डिटेल में ज्यादा नहीं जा सकता, बट मार्क कराता हुआ चलूंगा कहां कहां पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को लेकर वैसे इंटर लेवल पे क्वेश्चन तो बन जाते हैं, फाइनल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद यहां पर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो आप पहले ये बोल के आएंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन में, अगर हम बात ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में, 2 तरह की एक्टिविटीज शामिल हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज एश्योरेंस एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज कंसल्टेंसी एक्टिविटी, कंसल्टिंग एक्टिविटी। किस पर्पस के लिए? इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए। इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए किसकी इफेक्टिवनेस? पहला मैनेजमेंट का, एंटिटी का गवर्नेंस प्रोसेस, कि एंटिटी का जो गवर्नेंस है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, कॉल्ड एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, वो सही डिसीजन सही टाइम पर सही तरीके से लेता है या नहीं लेता। इट इज कॉल्ड एज गवर्नेंस प्रोसेस। गवर्नेंस प्रोसेस के अंडर में किसकी परफॉर्मेंस आएगी? मैनेजमेंट की। तो यहां पर हम इवैल्यूएट करते हैं मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को। थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन एट एप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखते हैं कि जो एंटिटी का मैनेजमेंट है, जब वो अपना काम कर रहा होता है और काम करते हुए जो भी रिस्क एंड कंट्रोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, किसी एरिया में रिस्क ज्यादा आइडेंटिफाई हुआ या फिर किसी लेवल पर मुझे कंट्रोल बहुत वीक दिखाई दिए, तो क्या ये इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर प्रॉपरली कम्युनिकेट होती है या नहीं होती। और चौथा, एक कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस और इवैल्यूएट करता हूं कि आपका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है इन सबके बीच में। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, सेकंड वन इज मैनेजमेंट, थर्ड वन इज इंटरनल ऑडिटर और एक एक्सटर्नल ऑडिटर। इन चारों के बीच में कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होता है। बिकॉज सोचो कि बेटा टीम है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बैठा हुआ है, कॉल्ड एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, उसके अंडर में मैनेजमेंट काम करता है, उनके यहां पर ऑडिटर्स काम करते हैं, वो इंटरनल हो सकता है, वो एक्सटर्नल हो सकता है। अगर इनके बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, अगर इन सबके बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, एक एंटिटी कभी भी अपने गोल को अचीव कर ही नहीं पाएगी। तो यहां पर इंटरनल ऑडिटर से कहा जा सकता है, सर प्लीज आप चेक करेंगे कि इन सबके बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है या नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट? इंटरनल कंट्रोल को जो SA 315 में डिफाइन किया है, वहां पर इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते हैं। ICRAM, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एनवायरमेंट। RAM की बात करते हैं तो एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट,
कि कैसे एंटिटी अपने ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करती है। पर जिस तरह से ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए जाता है तो वो वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को पहले आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है, और उसी आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट के बेस पर वो SA 330 में जाके अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड को डिटरमाइन करता है। तो खुद सोचिए बेटा, अगर आप मैनेजमेंट हो तो मैं आपके यहां पर रिस्क असेस करता हूं, क्या आप भी अपना खुद का एक सेल्फ रिस्क असेसमेंट करते होंगे या नहीं करते होंगे? मैनेजमेंट करता है बेटा, कि मैनेजमेंट के यहां पर कहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बनने के चांस हैं, और अगर हैं तो मैनेजमेंट फिर वहां पर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। तो मैं मैनेजमेंट को उनके रिस्क असेसमेंट के अंदर हेल्प कर सकता हूं। तो इंटरनल ऑडिटर से कहा जा सकता है कि आप मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे उनके रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के दौरान। द इंटरनल ऑडिटर में असिस्ट द एंटिटी by identifying and evaluating significant exposure to risk and contributing to improvement of risk management and internal control and activities relating to internal control। यहां पे 4 पॉइंट आपका स्टडी मटेरियल बोलता है। इवेल्युएट करिए इंटरनल कंट्रोल्स को, एग्जामिन करिए एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, रिव्यू करिए एंटिटी के ऑपरेशंस को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, और एग्जामिन करिए कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। थोड़ा समराइज करता हूं, देखो कैसे याद करना है। इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की बात करते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के अंदर हम 2 तरह की एक्टिविटीज कवर करते हैं। फर्स्ट वन इज एश्योरेंस एंड द सेकंड वन इज कंसल्टिंग, जहां पर मैं इफेक्टिवनेस इवेल्युएट कर रहा हूं इन 3 चीजों के ऊपर। कौन कौन सा? एक गवर्नेंस के ऊपर, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और तीसरा इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। जब मैं गवर्नेंस की बात करता हूं तो बेसिकली मैं 4 पॉइंट कवर किए। एक तो एंटिटी का गवर्नेंस प्रोसेस, इसको असेस करूंगा, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, इसे असेस करूंगा, फिर अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन एट एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और फिर कितना एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है अमंग दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर। फिर एंटिटी के रिस्क मैनेजमेंट में उनको असेस करता हूं। फिर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कंट्रोल, मैं यहां पर इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करता हूं, एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो एग्जामिन करता हूं, एंटिटी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उनको एग्जामिन करता हूं, और एंटिटी के ऊपर जितने लॉ एप्लीकेबल होते हैं उनकी मैं कंप्लायंस को चेक करता हूं। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी एक्ट, इसको मैं आपके एग्जाम के लिए बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डेस्क्रिप्टिव नहीं लगेगा, लेकिन केस स्टडी के वे में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेक्शन 138 कहता है कि कंपनी आपको अपने यहां पर इंटरनल ऑडिट करवानी है। अब लेकिन ये ऑडिट कौन कर सकता है? बोले ये ऑडिट आपका कोई एक इंडिविजुअल कर सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म कर सकती है। इस टॉपिक को जरा ध्यान से आप सुनना, और इस जगह मैं आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे आप सभी के आंसर अगर मिलते हैं तो वो गलत होंगे। एक जगह पर आप गलती कर जाओगे। सेक्शन 138 डील करता है इंटरनल ऑडिट के अंदर। वहां पे बताया गया क्लास ऑफ कंपनीज को, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को अपने यहां पर इंटरनल ऑडिट का फंक्शन लगाना है। सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज क्या है? इसके लिए मूव करते हैं कंपनी अकाउंट रूल 2014 पर। पहली गलती यह हो सकती है कि वो क्लास ऑफ कंपनीज बताने के लिए कि कौन कौन सी कंपनी को अपने यहां पर इंटरनल ऑडिट करवानी है, बच्चा रूल का नाम गलत लिख के आ सकता है। बच्चा जल्दबाजी में रूल का नाम कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 लिख के आ सकता है, जबकि रूल कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 नहीं है। यहां पर रूल है आपका कंपनीज अकाउंट रूल 2014। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एक बार आईसीआई के सजेस्टेड आंसर के अंदर ये गलती हुई थी। सजेस्टेड आंसर ने जब 138 के रेफरेंस से जब रूल का रेफरेंस दिया था, तो वहां पे वो रूल का नाम सजेस्टेड आंसर के अंदर रूल का नाम लिखा हुआ था कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। वो रूल का नाम सजेस्टेड आंसर के अंदर गलत मेंशन था, वो था कंपनीज अकाउंट रूल 2014। कंपनीज अकाउंट रूल 2014। और कंपनी अकाउंट रूल 2014 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंपनी को अपने यहां पर इंटरनल ऑडिट का फंक्शन लेते हुए चलना है? बोले भाई सबसे पहले तो
एवरी लिस्टेड कंपनी विदाउट एनी इफ और बट लिस्टेड कंपनी को लगाना है। और लिस्टेड कंपनी के अलावा और कौन सी कंपनी होंगी? बोले अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वाले केस में टोटल 4 कंडीशन है और ये चारों की चारों कंडीशन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती हैं। यानी इन एनी केस आपको 1 अप्रैल को पता होगा कि मेरे को इस बार अपने यहां पर इंटरनल ऑडिट करानी है या नहीं करानी। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 22 से शुरू हुआ है, तो 1 अप्रैल 2022 को 1 अप्रैल 2022 को कंपनीज को पता चल गया होगा कि उन्हें इस साल अपने यहां पर सेक्शन 138 की कंप्लायंस को इंश्योर करना है या नहीं करना। बिकॉज जो 4 कंडीशन हैं वो चारों की चारों कंडीशन करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती, वो इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती हैं। एंड इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कंडीशंस आर बेस्ड अपॉन DCLT। DCLT, here D is for deposit, C is for capital, L is for loan borrowing from bank or FI and T is for turnover। DCLT टोटल 4 कंडीशन है बेस्ड ऑन DCLT और चारों की चारों कंडीशन बात करता है इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। चारों कंडीशन आपके इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती हैं। कंडीशंस आर बेस्ड अपॉन DCLT, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती हैं। पहली लिमिट याद करिए 25 करोड़, फिर डबल करते हुए निकल जाइए 25, 50, 100, 200 और इक्वल टू और मोर है, पर एक जगह पर आपको मोर देन याद करना है। लैंड एंड बिल्डिंग बोल रहा हूं, इट इज लोन और बोरोइंग। लैंड एंड बिल्डिंग को भी शॉर्ट में LNB लिखते हैं। तो लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक FI इक्वल टू और मोर देन, इक्वल टू और मोर देन, हियर इट इज एक्सीडिंग और इक्वल टू और मोर देन। कितना? 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 25 crore at any point of time during immediate preceding financial year, capital 50 crore during preceding financial year, loan borrowing from bank or FI more than rupees 100 crore exceeding or more, जो वर्डिंग है रूल के अंदर, it is exceeding or more rupees 100 crore at any point of time during preceding financial year and turnover equal to or more than rupees 200 crore during immediate preceding financial year। और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी केवल 2 कंडीशन रिपीट कर देंगे, यहां पर डिपॉजिट के बेस पर नहीं है, यहां पर कैपिटल के बेस पर नहीं है। सेम कंडीशन होगी लोन बोरोइंग के ऊपर एंड टर्नओवर के ऊपर, लिमिट वगैरह सब कुछ सेम है। बस प्राइवेट कंपनी वाले केस में 2 कंडीशन है और पब्लिक कंपनी वाले केस में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वाले केस में टोटल 4 कंडीशन है। इंटरनल ऑडिटर में आइदर एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और अब बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या बात कर रहे हो? बॉडी कॉर्पोरेट तो डिस्क्वालीफाई होता है कहां पर? 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज A के अंदर। बेटा वो डिस्क्वालिफिकेशन जो होती है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, जबकि हम बात कर रहे हैं यहां पर इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। मैं एक कंपनी बनाकर क्या किसी दूसरी कंपनी की इंटरनल ऑडिट कर सकता हूं? यस, डेफिनेटली आप कर सकते हो। और अब तो ICAI ने बेटा आपको अलाउ कर दिया है, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं उसके लिए आप एक कंपनी बनाकर, एक CA प्रॉपर एक कंपनी बनाकर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विस बेटा प्रोवाइड कर सकता है। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस को अलाउ किया गया है, लेकिन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो एक कंपनी बनाकर क्या मैं दूसरी कंपनी में स्टेट ऑडिट कर सकता हूं? आंसर इज नो। बट क्या एक कंपनी बनाकर दूसरी कंपनी में इंटरनल ऑडिट कर पाना पॉसिबल है? आंसर इज यस। क्या सर यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इंटरनल ऑडिटर में आइदर एन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। इंटरनल ऑडिटर शेल आइदर बी अ CA और कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड। शुरू में 138 को पढ़ने में लगता है कि शायद यहां पर ये ऑडिट CA या कॉस्ट अकाउंटेंट ही कर सकता है, बिकॉज वर्ड यूज किया था उन्होंने शेल। तो इंटरनल ऑडिटर शेल आइदर बी अ CA और कॉस्ट अकाउंटेंट, बट आगे लिखा था और सच अदर प्रोफेशनल्स एज मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड। तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस भी प्रोफेशनल को सही समझे
उस प्रोफेशनल से अपनी इंटरनल ऑडिट करवा सकता है। बट एक वर्ड आया इस जगह पर सीए, शैल बी सीए। सीए का मतलब कंपनी एक्ट में अगर देखा जाए सेक्शन 2 क्लॉज 17, सेक्शन 2 क्लॉज 17 सीए वर्ड को डिफाइन करता है। और सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ द सीए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो डिफाइन करता है सीए मीन सीए एज डिफाइंड अंडर द सीए एक्ट 1949 एंड होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सीए का मतलब वो सीए जो कि सीए एक्ट 1949 में डिफाइन किया गया है और जिसके पास एक वैलिड सीओपी है। लेकिन यहां पर सेक्शन 138 के अंदर क्लियर कर दिया गया था कि सीए बेटा, एक सेकंड, ये यहां पर आया नहीं क्या, सीए के लिए प्रैक्टिस में होना यहां पर जरूरी नहीं है। यह बात 138 में लिखी हुई थी, ये नोट्स में नहीं आया। इसमें था सीए में और may not be in practice, यानी कि सीए का प्रैक्टिस में होना यहां पर जरूरी नहीं है। इंटरनल ऑडिटर में और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये वाली बात तो क्लियर है कि वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी। बट इस पॉइंट को बच्चे जरा ध्यान से आप देखना। सेक्शन 138 कह रहा है, सेक्शन 138 कह रहा है कि आप जो करा रहे हैं अपनी इंटरनल ऑडिट, ये करा सकते हैं आप एक सीए से और इसका प्रैक्टिस में होना जरूरी नहीं है। नीड नॉट टू बी इन प्रैक्टिस। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ के रिप्लाई करना। रिप्लाई करोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स सीए हैं, इनके पास सीओपी नहीं है। सीए हैं, इनके पास सीओपी नहीं है। ए लिमिटेड, ए लिमिटेड अप्रोच करती है मिस्टर एक्स को, अप्रोच टू मिस्टर एक्स, किस बात के लिए? टू बी अपॉइंटेड या टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट या टू बिकम इंटरनल ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड एट अ फी ऑफ ₹30,000 पर मंथ। बोले 30,000 पर मंथ पर हमारी कंपनी के अपॉइंट हो जाइए आप एज इंटरनल ऑडिटर। मिस्टर एक्स एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। मिस्टर एक्स ने इस अपॉइंटमेंट को हां कर दिया। क्वेश्चन बच्चे प्लीज ध्यान से आप देख लो। मिस्टर एक्स सीए हैं, सीओपी नहीं है। ए लिमिटेड ने अप्रोच किया है मिस्टर एक्स को कि सर प्लीज हमारे यहां पर अपॉइंट हो जाइए आप एज इंटरनल ऑडिटर एट अ फी ऑफ ₹30,000 पर मंथ। मिस्टर एक्स ने इस अपॉइंटमेंट को हां कर दिया, उन्होंने इस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर दिया। कमेंट करना है आपको, कमेंट करना है क्या कि सही हुआ, सही हुआ है या गलत हुआ है। सेक्शन 138 क्लियर कहता है कि इंटरनल ऑडिट के पर्पस के लिए सीए के पास सीओपी होना जरूरी नहीं है। 138 क्लियर कहता है, 138 क्लियर कहता है कि इंटरनल ऑडिट के पर्पस के लिए सीए के पास सीओपी होना मैंडेटरी नहीं है। सीए के पास सीओपी होना मैंडेटरी नहीं है। अब मुझे आप प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। 1 मिनट का विंडो दे रहा हूं मैं आपको रिप्लाई करने के लिए। केस आपके सामने है, आप मुझे रिप्लाई करेंगे सही हुआ या गलत हुआ। सही हुआ या गलत हुआ, रिप्लाई करिए। सही हुआ या गलत हुआ? करेक्ट है। चलिए और भी रिप्लाई देखते हैं क्या आता है।
रिक्वेस्ट बेटा ये कि जितनी भी बेटा प्लीज आप देख रहे हो रिप्लाई सारे करना, रिप्लाई सारे करिए। ऐसा क्वेश्चन फाइनल में आ गया ना, बच्चा घूम जाएगा, लिटरली बच्चा घूम जाएगा। और घुमाने के लिए मैं स्पेशली बोल के आऊंगा कि एज पर सेक्शन 138 फॉर कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट सीओपी इज नॉट मैंडेटरी फॉर सीए। 138 क्लियर कहता है कि सीओपी होना मैंडेटरी नहीं है, सीओपी होना मैंडेटरी नहीं है। चलिए रिप्लाई करिए। सर रॉन्ग हुआ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है एज पर सीए एक्ट, बात सही है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। एक सीए विदाउट सीओपी कोई भी ऐसा असाइनमेंट को हां नहीं कह सकता जिसके लिए सीओपी होना जरूरी है। भाई आप सीए हो, आपके पास सीओपी नहीं है, आप क्लाइंट नहीं बना सकते, फीस चार्ज नहीं कर सकते। पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हो कि मैं अपनी आईटीआर फाइल कर रहा हूं, अपने भाई की आईटीआर फाइल कर रहा हूं, रिलेटिव की आईटीआर फाइल कर रहा हूं, फीस चार्ज नहीं कर रहा, पर्सनल कैपेसिटी है भाई साहब। प्रोफेशनल कैपेसिटी या सॉरी नॉट प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में कर रहा हूं, मैं सीए हूं, सीओपी नहीं है, लेकिन अपने बॉस के लिए मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूं, पर्सनल कैपेसिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी है, बट प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं कर सकते। सर व्हाट इज कॉल्ड प्रोफेशनल कैपेसिटी, आप फीस चार्ज नहीं कर सकते। हुआ तो यहां पर गलत है, गलत हुआ है। और क्या क्या चीज हो गई, ये जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, एक्स इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कहां पर, क्लॉज नंबर 1 पार्ट सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल के पार्ट सेकंड की क्लॉज नंबर 1 में जहां पर आप आईसीएआई की जो गाइडलाइंस होती हैं, काउंसिल की गाइडलाइंस आती हैं, उनका वायलेशन करते हो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आप गिल्टी बन जाते हो। बिना सीओपी आपने सीओपी वाला काम कैसे कर लिया। इसके अलावा अगर एक्स ने यह कहा था कंपनी को कि मेरे पास सीओपी है, तो ध्यान से देखिए, एक्स ने यह कहा कंपनी को कि मेरे पास सीओपी है, जबकि इनफैक्ट उसके पास सीओपी नहीं था, तब उस केस में मैं एक्स को और लायबल कर सकता हूं अंडर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट। और इसके अलावा एक और हो जाएगा, एक्स विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, यानी एक्स के ऊपर डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्स विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, क्यों, बिना सीओपी सीओपी वाले काम कर रहे हो, कल को अगर यहां पर आपसे काम गलत हो गया तो उस केस में आपके ऊपर जो आरोप तय किए जाएंगे वो मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मानते हुए किए जाएंगे। सपोज क्या हुआ कि आपके पास सीओपी नहीं था, फिर भी आपने इस अपॉइंटमेंट को हां कह दिया, और कल को आपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर कर ली, तो अगर आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करते हो, तब उस केस में आप सेकंड शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट की क्लॉज नंबर 1 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी बन जाते हो। तो हमने एक्स को लपेटा यहां पर, बोले आप क्या, हम गिल्टी कर रहे हैं सेकंड शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट, उसकी पहली क्लॉज। एक्स ने कहा पढ़ के नहीं आए, पढ़ के नहीं आए, वो क्लॉज तो एक प्रैक्टिसिंग सीए पे एप्लीकेबल होती है, मैं तो प्रैक्टिसिंग सीए हूं ही नहीं, मेरे पास सीओपी है ही नहीं। मैंने भाई भले ही ना हो, भले ही ना हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां पर मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानूंगा, क्योंकि अगर आपके ऊपर आरोप तय किए जाएंगे, वे डीमिंग प्रोविजन किस लिए है, ये इसलिए है कि ताकि कल को अगर आपने काम करते हुए फॉल्ट किए ना, तो आपके ऊपर जो आरोप तय किए जाएंगे वो आपको मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस लेते हुए ही किए जाएंगे। तो डीमिंग प्रोविजन में आपको मेंबर इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा, ये कॉन्सिक्वेंस निकल के आएंगे इस केस के अंदर। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो हुआ है, भले ही 138 कहता हो कि सीओपी होना मैंडेटरी नहीं है, भले ही 138 कहता हो, बट फिर भी बेटा आप नहीं करेंगे, कर लिया तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपके ऊपर हो जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट।
इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में लग सकता है आपके लिए, ये तो एक बार आप सेल्फ रीडिंग में कवर कर लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मैं पॉइंट कवर कर रहा हूं यहां पर, इसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, यानी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी, comments and opinion expressed in the report should be objective and unbiased as possible, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए जब आप अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हो, भले ही आप एंटिटी के एम्प्लॉय क्यों ना हो, भले ही आप एक एंटिटी के एम्प्लॉय क्यों ना हो, फिर भी जब आप अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग के अंदर आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए। तो जो भी आपके कमेंट आते हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है, तो कमेंट एंड ओपिनियन एक्सप्रेस इन द रिपोर्ट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड जितना पॉसिबल हो सके। क्लैरिटी, आपकी जो रिपोर्ट की लैंग्वेज है, लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लैरिटी होनी चाहिए कि पढ़ के समझ में आए। एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट शुड बी एक्यूरेट, कुछ भी मिसलीड करने वाली ना हो। कंसाइजनेस का मतलब संक्षिप्त, शॉर्ट होना। कंसाइजनेस, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी ओमिटेड, ठीक है, कंसाइज करिए, बट कंसाइज करते हुए इतना भी कंसाइज मत कर देना कि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपने छोड़ दिया। कंस्ट्रक्टिवनेस, जैसा अभी पीछे पढ़ा था कि आपका अप्रोच फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच नहीं होनी चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे हो, यानी कि आपकी रिकमेंडेशन, आपके सजेशंस भी इसके अंदर आने चाहिए। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म शुड केयरफुली अवॉइडेड इन द रिपोर्ट, आपका काम है कंस्ट्रक्टिव, जो जो कमियां मिली हैं तो ये मत गिनाइए कि किसने कमी करी थी, उसको आप डाउनग्रेड नहीं करेंगे। कमी है, ऑडिट करी है, कमियां मिली हैं, इन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर अपने सुझाव लेके आइए। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे काम करना है रादर देन द डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। रीडेबिलिटी, द रीडर्स इंटरेस्ट शुड बी कैप्चर्ड एंड रिटेन थ्रू आउट द रिपोर्ट, फॉर दिस पर्पज एप्रोप्रिएट पैरा एंड हेडिंग में बी यूज्ड। अब सोचे एक रिपोर्ट आपके पास है, वो पैराग्राफ वगैरह में डिवाइडेड ही नहीं है, सीधा नंबर ऑफ पेजेस भरे जा रहे हैं, रीडर का बेटा कभी मन आएगा ही नहीं इसको रीड करने में। आप भी खुद देखो ना कि कोई ऐसी बुक होती है या कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई टॉपिक ऐसा आ गया जिसमें 3-4 पेजेस ऐसी की ऐसी भरे हुए हैं, आप पलटते हो यार कितने पेज अभी और बचे हुए हैं। बट अगर उसको प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड करें, प्रॉपर हेडिंग्स में डिवाइड करें, तो रीड करने में इंटरेस्ट आता है। टाइमलीनेस, द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड इन टाइमली मैनर। इसके बाद कुछ हेडिंग्स और लिखी हैं और ये हेडिंग को एक्सप्लेन मैंने आपके साथ मैनेजमेंट ऑडिट में कर रखा है। फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स प्रॉपरली आपके रिपोर्ट में आने चाहिए, कैसे गलतियों से ओवरकम कर सकते हो, रिकमेंडेशंस वहां पर आनी चाहिए। जिस डिपार्टमेंट का आपने ऑडिट किया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आपने ऑडिट किया था, रिकमेंडेशन देते हुए उनके भी व्यूज को आप रिकमेंडेशन में शामिल कर सकते हो। बड़ी रिपोर्ट होती है तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनके पास पढ़ने का सफिशिएंट टाइम नहीं होता, समरी को लेकर चलिए, रिपोर्ट का एक बार पहले ड्राफ्ट बनाइए और उसके बेस पर अल्टीमेटली अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाइए और उस फाइनल रिपोर्ट को आप यहां पर इश्यू कर दीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का सेपरेट बन सकता है, 4 to 5 मार्क्स। तो ये एक चैप्टर हमने कंप्लीट करा है, मैनेजमेंट ऑपरेशनल एंड इंटरनल ऑडिट। कल का